गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल अभी स्टडीज पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीत लिया है? हाँ जी, किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीत लिया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेद, राफेल नाडाल या मैट एब्डेन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, कार्लोस अल्कराज। हाँ जी, कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। स्पेन के, हाँ जी, कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। उन्होंने रूस के डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही वह इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। हाँ जी, वो इस टाइटल को जीतने वाले 9वें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस जी। नाडाल ने 20 साल की उम्र से पहले 6 खिताब जीत लिए थे। नाडल ने 20 साल की उम्र से पहले 6 खिताब जीते थे। इसके साथ ही अल्कराज वर्ल्ड एटीटी पे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। इसके साथ ही अल्कराज को क्या हुआ है, वो एटीटी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे इंडियन वेल स्मार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडियन वेल स्मार्ट एक्चुअल में है क्या? इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। लोकेशन, पहले ये टक्सन ओरिजिन में 1974-75 में था। रैंचो मिरागो कैलिफोर्निया में 1976 से लेके 80 तक के कैलिफोर्निया में था। अब फिर कैलिफोर्निया में दोबारा कैलिफोर्निया में से जगह अपनी चेंज कर दी थी, ला क्वेंटिन में आ गया था। अब इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में ही है। 1987 से लेके अब तक करंट वहीं पे अभी। करंट चैंपियन इसके 2023 में कौन कौन जीते? मैन सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कराज जी जीते हैं। वुमेन सिंगल में कजाकिस्तान की एलेना रिया बकीना। मेंस डबल में इंडियन के रोहन बोपाना, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इबिडेन। और वुमेन्स डबल में क्रीच रिपब्लिक की बारबोना और क्रीच रिपब्लिक के ही कैटरीना जीते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्पेन और रूस के बारे में बात हुई, तो स्पेन और रूस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। स्पेन की राजधानी मद्रिद है और सबसे बड़ा शहर भी यही है, मद्रिद। राजभाषा यहाँ पे स्पेनी बोली जाती है। सरकार यहाँ पे संसदीय राजशाही है, यानी कि संसद भी सरकार है और राजशाही भी। इसलिए यहाँ के राजा है हुआन कार्लोस है, और जो प्रधानमंत्री है मरियानो रहोई यहाँ के प्रधानमंत्री है। स्पेन का जो गठन हुआ था, शाही एकीकरण 1516 में हुआ था। वास्तविकता इसको 1716 में मिली थी। वैधानिक यानी कि वैध कब हुआ? तो 1812 में। और जो स्पेन की मुद्रा है वो यूरो है। ये स्पेन का आपको फ्लैग दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेन का फ्लैग है। रूस के बारे में पढ़ ले। रूस की राजधानी मॉस्को है। सबसे बड़ा शहर नगर भी मॉस्को है। राजभाषा रूसी बोली जाती है। सरकार यहाँ पे अर्ध राष्ट्रपति महासंघ है, इसलिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। या कि जो मुद्रा है रूबल चलता है यहाँ पे, और इसका ये फ्लैग है यहाँ पे। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? हाँ जी, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है क्रेडिट एग्रीकोल, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टेड, यूबीएस ग्रुप। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यूबीएस ग्रुप। हाँ जी, यूबीएस ग्रुप। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस को यूबीएस ग्रुप एजी ने ऑल स्टॉक डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ्रैंक, जो 3.3 बिलियन डॉलर होता है, उसमें इसको कंपनी को खरीद लिया, इस बैंक को खरीद लिया है। रेडिट स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। रेडिट स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था, जिसे उसके ही सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर है उसके यूबीएस ग्रुप एजी ने खरीद लिया है। स्विस सरकार भी इस डील को सफल बनाने के लिए सार्थकता में पहल दिखा रही है। सरकार सहायता और फाइनेंशियल बैकस्टॉप में 100 अरब डॉलर से अधिक फ्रैंक की मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। हाँ जी, स्विट्जरलैंड की बात हुई तो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड एक दो पॉइंट यहाँ पे जान लें। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। सबसे बड़ा नगर ज्यूरिच है यहाँ पे। और स्विट्जर की जो मुद्रा है वो स्विस फ्रॉक है, स्विस फ्रॉक। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 16 मार्च या 22 मार्च। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है 21 मार्च। हाँ जी, आज 21 मार्च है, तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे क्यों मनाया जाता है वो जान लेते हैं। वनों के महत्व को जागर करने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन विश्व वानिकी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल 21 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा की गई थी, जिसके बाद 21 मार्च 2013 को पहला विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। जो पहला दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया गया था वो 21 मार्च 2013 को मनाया गया था। तो दोस्तों 21 मार्च के दिन वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के अलावा 2 दिन और मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है विश्व कविता दिवस। हाँ जी, विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे भी 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 1999 में की थी। कब की थी? 1999 में की थी, जिसका उद्देश्य कवियों और कविता को सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए किया। जिसका उद्देश्य क्या है? जो कवि है और उनकी लिखी हुई कविता है उसको सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा एक दिन और मनाया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। ये एक वार्षिक और वैश्विक जागरूकता दिवस है। पहला जो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस है वो 2006 में मनाया गया था। कब मनाया गया? 2006 से मनाया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर 2012 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम एक तरह का बीमारी या डिसऑर्डर बोल सकते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जो बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के विकास, जो उसका शरीर होता है, जो उसका दिमाग है, मस्तिष्क होता है, तरीकों को बदल, जो विकास का तरीका है उसको वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण इस सिंड्रोम वाले लोगों का IQ जो होता है आमतौर पर मध्यम निम्न, मतलब लो क्वालिटी, मतलब निम्न श्रेणी का होता है, और बच्चों अन्य बच्चों की तुलना में बोलने में भी धीमा होता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जी कृष्ण कुमार, अनुपम मुंडा, PK सिन्हा या किरण प्रधान। इस क्वेश्चन का आंसर है ए जी कृष्ण कुमार। हाँ जी, बीपीसीएल के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक जी कृष्ण कुमार को चुना गया है। जी कृष्ण कुमार को हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया है। यह फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, किसने लिया है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। कंपनी के कार्यकारी निर्देशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से बीपीसीएल से जुड़े, 1987 से बीपीसीएल से जुड़े थे। वह इस पद पर अप्रैल 2025 तक रहेंगे। वे इस पद पर अप्रैल 2025 तक इस पद पर रहेंगे जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। किसके? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। बीपीसीएल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में स्थापना की गई थी। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे एंडी मरे, मैथ्यू एबडेन, डैनियल मेदवेदेव, रोहन बोपाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, रोहन बोपाना। हाँ जी, रोहन बोपाना ने एटीपी मास्टर 1000 का खिताब अपने नाम किया है। रोहन बोपाना एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, यानी कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। 43 वर्षीय बोपाना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार, उनके ऑस्ट्रेलिया के जोड़ीदार है मैथ्यू एबडेन, उसके साथ इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस का मेंस डबल, कौन सा खिताब जीता? मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। बोपाना ने इस तरह कनाडा के डैनियल नेस्टर को पीछे छोड़ दिया। किसको पीछे छोड़ दिया? डैनियल नेस्टर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2015 सिटी मास्टर्स में 42 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज चैंपियन बने थे। 42 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज चैंपियन बने थे। तो रोहन बोपाना ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो 43 साल के हो गए थे। बोपाना का ये 5वां मास्टर 1000 युगल खिताब। बोपाना का ये कौन सा मास्टर है? 5वां मास्टर 1000 युगल
उनका प्राइस है। उन्होंने अपना पहले एटीपी मास्टर खिताब 2017 में जीता था। रोहन बोपान्ना ने पहला जो एटीपी मास्टर खिताब है वो कब जीता था? 2017 में। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउवा, राम साहेब प्रसाद यादव या आरजू राणा देउवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, राम साहेब प्रसाद यादव। हाँ जी, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव बन गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम साहेब प्रसाद यादव को चुना गया है। नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार राम साहेब को 52,628 वोटों में से 30,328 वोट मिले थे। राम साहेब प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में नेपाल सद्भावना पार्टी से की थी। उपराष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्षों का होता है नेपाल में। नेपाल की राजधानी नेपाल के बारे में जान लेते हैं, तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी है और वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल वहाँ के प्रधानमंत्री जी है। नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है, यानी कि एनपीआर नेपाली रुपया है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 7। हाँ जी, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये 7 राज्य हैं जिसमें मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F, इसमें 5F है, फॉर्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन टू, विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे। ये टेक्सटाइल पर क्या करेंगे? जो वस्त्र क्षेत्र है उसको संरचना प्रदान करेंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपने काम को जो भी है हम कपड़े के व्यापार को बढ़ा सके। ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत या मनोज सिन्हा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है बी, रचना बिस्वत रावत। हाँ जी, रचना बिस्वत रावत जी ने एक पुस्तक लिखी है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। पत्रकार और लेखिका रचना बिस्वत रावत ने हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक दिवंगत जनरल विपिन रावत जी के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वर्ष, ये जो विपिन जी है वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनकी मृत्यु 2021 में तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह पुस्तक लेखक रचना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह को भेंट की गई है। रचना सिंह रावत जी ने ये पुस्तक किसको भेंट की है? भारत के रक्षा मंत्री को, राजनाथ सिंह को ये भेंट की गई है। इस पुस्तक में जनरल रावत जी का जीवन उपलब्धियों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मानी जा रही है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के CMD के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ललित कुमार गुप्ता, अनूप मुंडा, PK सिन्हा, किरण प्रधान। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ललित कुमार गुप्ता। हाँ जी, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का CMD के रूप में नामित किया गया है। ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD के रूप में की गई है। CCI टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। CCI क्या है? एक टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। गुप्ता तत्काल प्रभाव से CCI के CMD के पद को, अभी वो मतलब तत्काल प्रभाव से ही CMD के पद को संभाले।
5 वर्षों या अपने सुपरवाइजेशन तथा आगे के आदेश तक वो इस पद पर रहेंगे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के त्रिशुकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हरिद्वार, जयपुर, लखनऊ या इंदौर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हरिद्वार। हाँ जी, हरिद्वार। हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया है। संजीव बलियान ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संजीव बलियान जी है, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उन्होंने पशु चिकित्सा में आयुर्वेद के ऐतिहासिक उपयोग को बताया। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद के ऐतिहासिक उपयोग को बताया। यह सेमिनार 19 मार्च को समाप्त हो गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।